नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। 17वीं 18वीं शताब्दी में वो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का जो ये मानने लगा कि राज्य का निर्माण जो है न तो ईश्वर ने किया है और न ही ये कोई प्राकृतिक संस्था है, बल्कि एक मानव के द्वारा निर्मित और कृत्रिम संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था के लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में आई असुविधाओं को दूर करने के लिए आपस में एक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया है। यह है सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में प्रचलित वह सिद्धांत जो यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति न तो प्राकृतिक है और न ही ईश्वरकृत है, बल्कि राज्य कृत्रिम एवं मानवकृत है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में आई सुविधाओं को के डर से समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया है। यही राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहलाता है। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीन मुख्य प्रतिपादक थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। अब हॉब्स, लॉक, रूसो जो है, इन्होंने 5 आधारों पर राज्य की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति की गई है। तो 5 आधारों पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, समझौते का स्वरूप और राज्य का स्वरूप। यानी होब्स ने भी इन 5 आधारों में मानव का स्वभाव अलग बताया है, प्राकृतिक अवस्था अलग बताई है। वहीं लोक ने प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव अलग बताया है, समझौते के कारण अलग बताए हैं। वहीं रूसो जो है उसने भी मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, समझौते का स्वरूप और राज्य के स्वरूप के बारे में अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। और इन 5 आधारों पर तीनों ने अपने अपने तरीके से राज्य का निर्माण किस प्रकार से किया गया यह बताया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट होब्स से शुरू करेंगे कि होब्स ने इन 5 आधारों में क्या बोला है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो 3 प्रतिपादक है उसमें पहले हम होब्स को देखेंगे कि उन्होंने जो 5 आधार है उन पर कैसे अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो पहले हम होब्स के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय जानेंगे कि होब्स का जन्म कब हुआ। तो होब्स का जन्म जो है इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित मामजुरी नामक स्थान पर 5 अप्रैल 1588 को हुआ और 1679 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनका जन्म हुआ था होब्स का, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आप समझेंगे कि जब होब्स का जन्म हुआ तब इंग्लैंड में आर्मेडा का युद्ध चल रहा था। यानी 1588 के अंदर जो है आर्मेडा का युद्ध चल रहा था। तब जब ये थोड़े से वयस्क हुए तब अपने जन्म के बारे में होब्स ने लिखा कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक मेरे को और एक भय को, डर को। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ तो इंग्लैंड में 1641 से 1652 तक गृह युद्ध चला। इसके बीच में 1641 के बाद जो है हॉब्स इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चला गया और फ्रांस में वहाँ चार्ल्स द्वितीय के शिक्षक के रूप में उसने काम किया। और 1651 में उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन, क्योंकि वो प्रभावित थे चार्ल्स द्वितीय से, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय जो था वो एक निरंकुश शासक था और निरंकुश शासक से हॉब्स प्रभावित था, इसीलिए उसने लेवियाथन पुस्तक लिखी। 1651 में इसका प्रकाशन हुआ। जैसे ही फ्रांस में इसका प्रकाशन हुआ, उसके जो अधिकारी थे चार्ल्स द्वितीय के, वो इससे खफा हो गए और उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को हॉब्स के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हॉब्स अपनी जान बचाकर वापस इंग्लैंड आ जाता है और इंग्लैंड में उसके जो विचार थे उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से समर्थन किया जाता है, स्वागत किया जाता है और 1679 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी प्रमुख जो पुस्तक है वो लेवियाथन है, 1651 में प्रकाशित हुई। डी कॉर्पोरे, डी सिवे, डी होमाइन, गृह युद्ध पर वार्ता, कानून के तत्व। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेवियाथन पर 50 शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए। तो लेवियाथन हॉब्स की पुस्तक है जिसमें
जिसका प्रकाशन जो है 1651 में हुआ और जिसमें होब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। लेवियाथन का अर्थ है एक समुद्री दैत्य जिसका संपूर्ण समुद्र पर क्या होता है, प्रभुत्व होता है, वही सर्वोपरि होता है। तो इसी प्रकार से लेवियाथन जो है राक्षस दैत्य जो है, जो कि निरंकुश है, उसका समर्थन करते हुए होब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया और अपनी इस पुस्तक में उसका प्रतिपादन किया। तो ये थी लेवियाथन। अब होब्स ने जो 5 आधारों पर अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है उसे देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे मानव स्वभाव, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर उसके बाद समझौते के कारण, फिर समझौते का स्वरूप और फिर राज्य का स्वरूप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि जो होब्स थे, आर्मेडा के युद्ध में उनका जन्म हुआ और उन्होंने गृह युद्ध को देखा था और कहीं ना कहीं फ्रांस की जो अधिकारी थे, जो सामंतगण थे, उनकी वजह से उन्हें फ्रांस से भागना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि मानव जो है वो झगड़ालू है, स्वार्थी है, अहमवादी है। अब उनका जो मानव स्वभाव था उसके 3 प्रमुख तत्व थे, अहमवादी या झगड़ालू, आत्म संरक्षण या संघर्ष। होब्स मानता है कि मनुष्य अहमवादी या झगड़ालू है, इसलिए वो क्या करता है, आत्म संरक्षण चाहता है। क्योंकि झगड़ा होगा तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आत्म संरक्षण चाहेगा, और जब व्यक्ति आत्म संरक्षण चाहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है वो स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहमवादी है, यानी मानव का स्वभाव होब्स के अनुसार। फिर होब्स जो कहता है वो कहता है कि संघर्ष के 3 कारण थे। एक तो प्रतिस्पर्धा थी लोगों में, दूसरा अविश्वास था और तीसरा वैभव। इन तीनों तत्वों के कारण क्या है, संघर्ष हुआ। तो मानव का स्वभाव कैसा है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, अहमवादी और संघर्षशील है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था देखेंगे। प्राकृतिक अवस्था अनैतिहासिक थी, किसी प्रकार से कहीं भी इसका उल्लेख इतिहास में नहीं है, तो अनैतिहासिक है। असामाजिक है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में समाज नहीं था, सभी की सभी के साथ संघर्ष की अवस्था थी। जैसे मानव का स्वभाव बताया है संघर्षशील, उस प्रकार से ये प्राकृतिक अवस्था सभी की सभी के साथ संघर्ष की अवस्था थी। शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावरफुल था, चीज उसी की थी, वस्तु उसी की थी। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन जो है वो एकाकी था, क्योंकि समाज का अभाव था, तो वो अकेला रहता था। दीनहीन था क्योंकि किसी प्रकार की कोई उद्योग धंधा नहीं था। घृणित और पाशविक इसलिए है क्योंकि वो पशु तुल्य था और संघर्ष की अवस्था में था। क्षणभंगुर इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक दूसरे को कब मार दे कोई पता नहीं था, इसलिए एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। इसमें प्राकृतिक अवस्था में होब्स ने माना कि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति अपनी रक्षा करता है, वो उसके प्राकृतिक अधिकार थे, और इसमें 19 प्राकृतिक कानून थे जो उसके विवेक के कारण अस्तित्व में आए। तो ये थी प्राकृतिक अवस्था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ये भी लिख दिए गए हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि एकाकी सामाजिक अवस्था का अभाव, दीनहीन यात्रा एवं कृषि व उद्योगों का अभाव, घृणित पाशविक सभ्यता का अभाव और पशुतुल्य क्षणभंगुर कानूनी सत्ता का अभाव। कि एक व्यक्ति दूसरे के जीवन को क्षण में खत्म कर सकता था, तो कब उसकी मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद अब करेंगे समझौते के कारण। तो समझौते का जो कारण है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था और मानव का स्वभाव दोनों ही बुरे थे, इसलिए मनुष्य का जीवन जो है प्राकृतिक अवस्था में अल्प था, क्षणभंगुर था, कब मर्जी उसका जीवन छीना जा सकता था पावरफुल व्यक्ति के द्वारा। तो वो अपने आत्म संरक्षण के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए समझौता करता है। तो समझौते का कारण क्या हुआ कि मनुष्य का जीवन अल्प, क्षणभंगुर था, इसलिए आत्म संरक्षण के लिए उसने क्या किया, समझौता किया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद समझौते का स्वरूप करेंगे। प्राकृतिक अवस्था के जो लोग थे वो एक जगह पर इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यक्ति ने ये कहा
कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार, इस या तो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति या संस्था को, यानी एक संस्था है, चाहे वो एक व्यक्ति की हो सकती है और अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, उसमें काफ़ी व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति इस सभा में से बोलता है कि मैं ये पावरफुल लोग हैं, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति जो है, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या संस्था को देता हूं, इस आधार पर दूंगा कि आप सब व्यक्ति भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार जो है इस व्यक्ति या संस्था को प्रदान कर देंगे। तो ये समझौते का स्वरूप था। अब इस समझौते में एक चीज देखिएगा कि ये जो व्यक्ति या संस्था है वो समझौते का पक्ष नहीं है, खुद इसमें से व्यक्ति अपने आत्म संरक्षण के लिए जो है संपूर्ण अपने अधिकार जो है इस व्यक्ति या संस्था को सौंप देते हैं। तो ये समझौते का स्वरूप था। एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और पावरफुल व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस आधार पर देते हैं कि अन्य व्यक्ति भी जो समूह के हैं वो भी अपने अधिकार इस व्यक्ति या संस्था को प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार ये था समझौते का स्वरूप। अब करेंगे इस समझौते के द्वारा जिस संस्था का निर्माण किया गया, अर्थात राज्य का जो निर्माण किया गया था, उसका क्या स्वरूप था। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हॉब्स ने जिस सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण करवाया, उस राज्य का स्वरूप जो है वो है निरंकुश राजतंत्र। यानी हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और जिस राज्य का निर्माण किया गया उसमें निरंकुश राजतंत्र था और कानूनी संप्रभुता थी। हॉब्स ने राज्य को कॉमनवेल्थ व सिविटास कहा, यानी जिस राज्य का निर्माण प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के द्वारा किया, हॉब्स ने उसे कॉमनवेल्थ या सिविटास कहा है। और इसका जो राजा था वो निरंकुश था, क्योंकि वो समझौते का पक्ष नहीं था। अब ये समझौते करके राज्य का जो निर्माण किया गया उसका कारण था आत्म संरक्षण। अब मान लो कि व्यक्ति ने जिस राज्य का निर्माण किया है, जिस संस्था को अपने सभी अधिकार प्रदान कर दिए हैं, अगर वो संस्था उसके इन अधिकार, उसके जीवन की रक्षा करने के लिए असफल हो जाती है, तो व्यक्ति इस राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। हॉब्स ने राज्य, समाज व सरकार में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया है और उसने कानूनी संप्रभुता का समर्थन किया है, अर्थात राजा जो कहता है वो ही कानून है, राजा के जो आदेश हैं वो अंतिम है, बाध्यकारी हैं। ये संप्रभुता कानूनी संप्रभुता होती है। तो हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर हॉब्स को देखा है। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को 5 आधारों पर देखेंगे। इन्हीं 5 आधारों पर उम्मीद करता हूँ कि हॉब्स से संबंधित जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो आपको समझ आया होगा। अंतिम जो वीडियो हमारी लोग के बाद बनेगी, हॉब्स, लोक, रूसो जो है, इनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं अलग से, उनके बारे में उस अलग से चौथी वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।